हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये है सेकंड पार्ट, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो किया था वो हम कर रहे थे कि हम कौन कौन सी टर्म यूज़ करते हैं अकाउंटिंग में, और उसका मीनिंग देख रहे थे, जिसमें हमने ड्राइंग्स कर ली थी, ट्रांजैक्शन कर ली थी क्या होती हैं, ट्रांजैक्शन इवेंट्स कौन से होते हैं, डेटर्स क्रेडिटर्स क्या होते हैं, रिसीवेबल एंड पेबल्स क्या होते हैं। सो जिन बच्चों ने वो मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, सो आपकी स्क्रीन पे राइट साइड पे टॉप पे राइट टॉप कॉर्नर पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो मेरी फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स की। सो ये है हमारी नेक्स्ट वीडियो, उसी के जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है उसकी। सो आज हम देखेंगे बाकी की जो टर्म्स रह चुके हैं। सो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है वो है गुड्स। अब गुड्स बेसिकली क्या होती है, कहते हैं गुड्स आर रिलेटेड टू ऑल दोस आर्टिकल्स विच हैव बीन परचेज बाय द एंटरप्राइजेज फॉर सेल इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी कि जब भी कोई एंटरप्राइज जो है कोई भी आर्टिकल परचेज करती है फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग देम इन द फ्यूचर, उसको दोबारा रीसेल करने के लिए, सो वो हमारी होती है गुड्स। इसमें रॉ मटेरियल भी हो सकता है। रॉ मटेरियल हम जब परचेज करते हैं तो उसको फिर जो भी हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है उसके थ्रू उसको लेके जाते हैं, उस पर रिसोर्सेज वगैरह हम अपने अप्लाई करते हैं, मशीन अप्लाई करते हैं, लेबर लगती है, देन उसके बाद जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसको हम सेल करते हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो आप ऐसे देख सकते हो, सपोज आपकी फर्नीचर आप बना रहे हो, है ना, तो फर्नीचर के लिए आपको रॉ मटेरियल क्या चाहिए, वुड चाहिए, है ना। वुड आप जो लेके आ रहे हो वो आपका क्या है, वो रॉ मटेरियल है। अब वो जो गुड आपके पास आई है, जो वुड लेके आ रहे हो, सॉरी वुड जो लेके आ रहे हो, लकड़ी, तो वो आपके लिए क्या होएगी, वो गुड हो जाएगी, ठीक है, वो गुड्स है आपकी। यानी आप लकड़ी लेके आ रहे हो एंड देन उसके थ्रू उसको फर्दर लैंड लेबर लगा के, कैपिटल लगा के उस पर आप उससे फर्नीचर क्रिएट कर रहे हो एंड देन आप उस फर्नीचर को दोबारा रीसेल कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी गुड्स, ठीक है। तो एंड देन उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है नेक्स्ट हमारे पास परचेजेस। अब परचेजेस का मतलब है कि जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, ठीक है, बेसिकली तो यह है कि परचेज जब हम करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में परचेजेस क्या है, परचेजेस इज रेफर्स टू द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स फॉर सेल इज कॉल्ड परचेजेस। यानी इसमें क्या, जब भी हम कोई रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते हैं या फिनिश्ड गुड को परचेज करते हैं रीसेल करने के लिए, सो हमारे पास वो क्या होती है, परचेजेस होती है। बेसिकली परचेजेज जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं गुड्स की परचेज के लिए, ठीक है। गुड्स यानी क्या है, आपने फ्यूचर में रीसेल करनी है। जैसे हम अभी हमने एक एग्जांपल देखी है कि आप सपोज फर्नीचर की आपकी कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप क्या कर रहे हो, आप वुड लेके आ रहे हो एज अ रॉ मटेरियल एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे, उस पर प्रोसेस करके आप उसको फर्नीचर बना के उसको रीसेल कर रहे हो दोबारा मार्केट में जाके। तो वो हमारे पास क्या है, वो है परचेजेस। वो गुड्स जो आपके पास रॉ मटेरियल हम जो लेके आए हैं, जिसको हम फर्दर प्रोसेस के थ्रू फिनिश गुड्स में बना के उसको सेल करेंगे, वो गुड्स है। सपोज हमने कोई एसिड परचेज किया तो वो एसिड नहीं आएगी, क्योंकि एसिड जो होती है वो हम रीसेल करने के लिए नहीं लेके आते, वो हम कंपनी की फंक्शनिंग, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए लेके आते हैं। जैसे आपकी मशीनरी हो गई है, मोटर व्हीकल हो गया आपका, कोई ट्रांसपोर्टेशन का है अगर, तो वो एसिड। अब बेसिकली ये ध्यान रखना है कि परचेजेस सिर्फ गुड्स के रिलेटेड है, एसिड को हम परचेजेस में क्रिएट नहीं करेंगे। एसिड वो है जो वो अपने अलग अकाउंट में जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सेल्स। सेल्स की अगर हम बात करें, कहता सेल्स क्या होती है, जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं एंड देन उसके बाद जो हमारे पास फिनिश गुड्स, यानी अब जब हमने रॉ मटेरियल जो है वो परचेज किया, रॉ मटेरियल को प्रोसेस लगा के यहाँ पे इसको हमने प्रोसेसेस के थ्रू बना के हमारे पास आ गया फिनिश गुड्स। यानी फिनिश गुड्स क्या होते हैं, जो हमारे पास रेडी टू सेल हो, रेडी टू सेल, ठीक है, यानी जो हमने बेचने के लिए हमारे पास तैयार हो। सो वो सेल अब क्या है कि वो सारे फिनिश गुड्स जिनको हमने सेल के लिए तैयार कर लिया हुआ है, वो क्या होती है, सेल्स। उस टर्म के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेल। यानी ये जो है सेल, फिनिश गुड्स जो हमारे पास आएंगे वो हम सेल यूज़ करेंगे। अब सेल कैसे हो सकती है, सेल्स टू टाइप की हो सकती है।
एक तो होएगी कैश सेल, एक होएगी क्रेडिट सेल। ठीक है, अब कैश सेल तो आपको सिंपल पता है, आपने कोई प्रोडक्ट तैयार किया, आप किसी को बेच रहे हो, आपने सामान दिया उसको, जो भी प्रोडक्ट था, उसके बदले में आपने कैश ले लिया, तो वो आपकी आ जाएगी कैश सेल। अब क्रेडिट सेल क्या है? क्रेडिट सेल का मतलब है कि आपने कोई सामान बेचा है, लेकिन आपको पैसे जो हैं वो अभी नहीं आएंगे, वो आपको लेटर ऑन फ्यूचर में आएंगे। सपोज 1 वीक 1 मंथ के बाद आएंगे, या कुछ भी जो भी टाइम पीरियड आप सेट करोगे सेलर एंड परचेजर के बीच में, सो वो आपकी हो जाएगी क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल बेसिकली हम एक तरीके से आप कह सकते हो कि हम उधार पे अगर कोई चीज़ किसी को देते हैं ताकि वो उस चीज़ को यूज़ करे, एंड देन उसके जो पैसे हैं वो लेटर ऑन फ्यूचर में हमें पे कर सके। सो ये है हमारे सेल का। ठीक है, तो ये सेल का आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न आपको पता है, हमने कर लिया है परचेजेस क्या होती हैं। ठीक है, परचेजेस क्या है? जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, फर्दर उसको रीसेल करने के लिए, सो वो आपके पास आते हैं परचेज। अब आता है परचेजेस रिटर्न। अब आपने जो भी गुड्स वगैरह जो है, सपोज आपने गुड्स मंगवाई हैं, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट जो है वो आपकी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली नहीं है, यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। सो वो जब आप उस गुड्स को रिटर्न कर दोगे, ठीक है, जिससे आपने परचेज किया है सेलर को, सो वो आपका क्या आ जाएगा? परचेज रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न्स बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम वो जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। यानी हमने बाहर से खरीदी थी और उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, सो ये आपके पास आ जाएगा परचेज रिटर्न। अब हम इसमें देखते हैं परचेज आउटवर्ड में कि किन किन वजह से हम कर सकते हैं उसको रिटर्न, है ना। यानी सपोज आपने कुछ क्वालिटी वाइज, आपने जो क्वालिटी की प्रोडक्ट मंगाए थे उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, या कोई स्पेसिफिकेशन आपने जो कहा था कि ऐसी पैकिंग होनी चाहिए या वैसी पैकिंग होनी चाहिए, या यूनिट्स आपके पास कम आए हैं या कुछ ज़्यादा आ गए हैं, सो जो भी आपके पास रीज़न होगा आप उसके अकॉर्डिंगली उसको रिटर्न कर सकते हैं। सो ये थी आपकी परचेज रिटर्न। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स रिटर्न। सेम परचेज रिटर्न के जैसे सेल्स रिटर्न। अब इसमें क्या है कि जो सेल्स रिटर्न है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। यानी कि हमने किसी को चीज़ बेची थी, वो हमारे पास वापस आ गई है। ठीक है, तो रिटर्न इनवर्ड। अब ये कैसे रिटर्न कर सकते हैं? जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमने जिनको बेची है वो हमें वापस कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या हो सकता है? एक्सेसिव हो सकती है मे बी, यानी कि हमने ज़्यादा पे कर दी, हमने ज़्यादा यूनिट्स उनको भेज दी हैं, वो हो सकता है। सब कुछ सप्लाई में डिफेक्टिव हो या गुड्स में कुछ डिफेक्ट हो, तो वो सारा इसमें आ जाएगा। इसको हम रिटर्न इनवर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली अगर एक हम एग्जांपल लें तो ये है कि सपोज मल्लिका नाम की एक लेडी है, उसने गुड्स बेची हैं ईशा को, यानी मल्लिका ने सेल की है ईशा को ₹4,60,000, 60,000 रुपये के लिए उसने उसको सेल की थी। ठीक है, अब उसमें क्या है, कहता लेटर ऑन उसने जो है वो गुड्स रिटर्न करी है 8,000 की, यानी इसने ईशा ने मल्लिका को 8,000 की जो है वो गुड्स बैक कर दी हैं, यानी उसको रिटर्न कर दी है। कोई भी कारण हो सकता है। अब हमने जो ये इसकी नेट की निकालनी है, यानी सेल्स रिटर्न्स हम जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? यानी 60,000 की, अब ये मल्लिका के लिए क्या है? ये है सेल्स रिटर्न, यानी ये उसके पास आई है, ये सेल्स रिटर्न है। ठीक है, अब ईशा के लिए क्या है? उसने परचेज की है, यानी मल्लिका के लिए ये सेल्स रिटर्न है, लेकिन ईशा ने परचेज की थी, तो ईशा के लिए ये 8,000 के अमाउंट क्या है? परचेज रिटर्न। ठीक है, आप समझ रहे हो ना ये क्या है? यानी अब इसमें परचेज की थी ईशा ने 8,000 की गुड्स वापस की है, तो ईशा के लिए ये आ गई परचेज रिटर्न 8,000 की। मल्लिका ने की थी सेल ईशा को, उसको मल्लिका को 8,000 की गुड्स वापस आ गई, तो मल्लिका के लिए ये क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। ठीक है, सो ये है सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्टॉक।
स्टॉक जो है हमारे पास कि जब भी हम कोई गुड्स तैयार करते हैं, फिनिश गुड्स तैयार करते हैं, या जो हम सेल नहीं कर सकते, हमारे पास जो स्टॉक बच जाता है, अनसोल्ड स्टॉक, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। अब अकाउंटिंग पीरियड जो बेसिकली है वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हम लेते हैं कैलेंडर ईयर लेते हैं, जो कि होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर हम इसको बोलते हैं, या अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। अकाउंटिंग ईयर जो हमारा शुरू होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। सो ये जो है हमारे पास कैलेंडर ईयर और ये अकाउंटिंग ईयर है। बेसिकली हम इस दो के अकॉर्डिंगली लेते हैं। सो अब स्टॉक का क्या है कि स्टॉक जो है कि हमारे पास जो फिनिश प्रोडक्ट्स होंगे, फिनिश गुड्स जो हमारे पास तैयार होंगे, जो अनसेल्ड हुए हैं किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में, या 1 अप्रैल टू 31 मार्च या 1 जनवरी टू 31 दिसंबर के बीच अगर वो सेल नहीं हुए हैं तो वो किस हेडिंग में जाएंगे? स्टॉक में जाएंगे। अब स्टॉक कौन कौन सी टाइप का हो सकता है? स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, हम जो परचेज करते हैं नेक्स्ट फर्दर बेचने के लिए। वो वर्क इन प्रोग्रेस का भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि अभी जो काम चल रहा है हमारे पास उसका स्टॉक भी हो सकता है, एंड देन फिनिश गुड्स का भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके पास कौन सा स्टॉक है अभी पेंडिंग पे पड़ा हुआ है। सो ये था बेसिकली हमारे पास स्टॉक कौन कौन सा हम यूज़ करेंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है एसेट। अब एसेट हमारे पास जो है, एसेट्स जो हमारे पास होते हैं वो देखते हैं। अब एसेट क्या है? कहता है एसेट जो है कोई भी चीज़ जब हम खरीदते हैं, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, फिजिकल को हम बोलते हैं टेंजिबल, जिसको हम सी टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल फॉर्म में हो या किसी भी राइट में हो। राइट्स जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं इनटेंजिबल, यानी जिसको हम देख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, और जिसकी भी मनी वैल्यू हो हमारे पास, एंड हैविंग मनी वैल्यू, ठीक है। सो एसेट बेसिकली क्या है? फिजिकल हो सकती है, टेंजिबल हो सकती है, इनटेंजिबल हो सकती है, और उसकी कुछ ना कुछ मनी वैल्यू हो सकती है। बेसिकली अब हम देखेंगे इस पर, अगर दूसरे सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको लेना चाहें तो क्या है, एसेट्स जो हैं वो एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो कि बिजनेस परचेज करता है, किसके लिए? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, ताकि कंपनी को फ्यूचर बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। अगर इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लें, मशीनरी की एग्जांपल लेते हैं। जो मशीनरी है वो क्या होती है, अगर कंपनी जो है या आपकी जो कंसर्न है वो मशीनरी परचेज करती है, ठीक है। एक से पहली चीज़ ये परचेज में नहीं जाएगा, हमने जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये गुड्स नहीं है, ये मशीन, ये एसेट है। सो ये परचेजेस में नहीं जाएगी, ये मशीनरी अकाउंट इसका क्रिएट होगा अकाउंट्स में। सो मशीनरी जो आप लेके आओगे, एक तो क्या है, ये फिजिकल फॉर्म में है, टेंजिबल है, आप मशीन को देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है। और मशीनरी की क्या होती है? हैविंग मनी वैल्यू, ठीक है। सो ये आपकी क्या है? मशीनरी आपकी एसेट इसमें क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब एसेट्स कुछ देखते हैं, कुछ एसेट्स जो है एग्जांपल अगर हम देखें, कुछ आपको एग्जांपल्स दूं तो एसेट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कैश, क्योंकि कैश फिजिकल फॉर्म में भी है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू भी है। नेक्स्ट हमारे पास आएंगे डेटर्स, जो हम लास्ट में कर चुके हैं अभी, जिससे हमने पैसे लेने होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगी इन्वेस्टमेंट, हमने अगर कोई की हुई है। उसके बाद आ जाएगा आपका स्टॉक, उसके बाद आ जाएगी प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट आपके पास आ सकता है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। सो ये बेसिकली कुछ एसेट्स हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हो एसेट्स क्या जिन जो एसेट्स की कैटेगरी में आती हैं, जो बेसिकली एसेट्स हैं। सो ये है हमारे पास जो एसेट्स हैं। अब एसेट्स कितनी टाइप्स के होते हैं वो देख लेते हैं। एसेट्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आपके पास जो आता है वो आता है फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है करंट एसेट्स।
नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, सो ये है बेसिकली। अब देखते हैं हम फिक्स्ड एसेट्स वगैरह क्या होते हैं हमारे पास, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल क्या है। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट्स जो कोई भी कंपनी परचेज करती है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पसेस, यानी जब भी कोई कंपनी लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए परचेज करते हैं वो आते हैं हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स। जैसे मशीनरी है आपके पास, मशीनरी परचेज कर रहे हो, कोई प्लांट परचेज किया हमने वो आ जाएगा, कोई लैंड परचेज की है, बिल्डिंग कोई है हमारे पास हमने परचेज किया, वो आपके पास सारी क्या आ जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स में आता है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अब टेंजिबल में कौन से हैं जिसको हम सी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे आपके पास व्हीकल आ गए, कोई इक्विपमेंट्स आपने मंगवाए हैं। अब इनटेंजिबल में क्या है, जैसे आपके पास जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे गुडविल आती है कंपनी की मार्केट वैल्यू। इनटेंजिबल में क्या क्या आ जाएगा, एक तो आपके पास आ जाएगी गुडविल। गुडविल क्या होती है, रेपुटेशन, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फर्म्स रेपुटेशन इन द मार्केट, यानी फर्म की जो नेम की वैल्यू है, उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो गुडविल आ जाती है। उसके बाद हमारे पास जो इनटेंजिबल एसेट्स में आता है वो आता है पेटेंट्स के राइट्स आते हैं, पेटेंट्स आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट उसके बाद कॉपीराइट आ जाता है। सो ये बेसिकली क्या है हमारे पास, ये सारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं, यानी ऐसे इन्हें हम देख नहीं सकते, सी नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। उसके बाद हम आते हैं अभी जो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के बेसिकली हम देखते हैं करंट एसेट्स कौन से एसेट्स को हम लेंगे, उसमें कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। सो करंट एसेट्स जो है हमारे पास, उसमें से जो इसकी डाटा जो फिल होंगे, सबसे पहले क्या है, करंट एसेट्स जो होते हैं इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, ये कैश की फॉर्म में होते हैं, या इनको हम जब कन्वर्ट करते हैं सो ये इजीली हम इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो ये कैश की फॉर्म में होंगे या इनको हम इजीली कन्वर्ट इनटू कैश, इजीली हम इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। या थर्ड जो हमारे पास है कि इनकी कंजम्पशन होती है जब हम गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं, कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, सो बेसिकली क्या तीन है करंट एसेट्स में, कौन कौन से, या तो कैश में होंगे या इनको कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, या इनकी जो कंजम्पशन है वो हम जब प्रोडक्ट्स गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं सो उस केस में हम इनकी प्रोडक्शन कंजम्पशन कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं, जिनकी कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होती है और ना ही उनकी कोई रिलाइजेबल वैल्यू होती है। रिलाइजेबल वैल्यू यानी जब हम उनको सेल करने जाएंगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होएगी। आपके पास फिक्स्ड एसेट्स की रिलाइजेबल वैल्यू होती है, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इनटेंजिबल है। आपके पास करंट एसेट्स की रिलाइजेबल वैल्यू होती है, लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स की रिलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है, ना ही हमें इन्हें टच कर सकते हैं, ना ही हमें इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जब हम कंपनी को शुरू करते हैं तो उससे पहले जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, वो सारे उसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये क्या है, ये भी हमारे क्या है, एक तरीके के फिक्टिशियस एसेट्स है। ठीक है, अब आई होप आपको पता चल गया होगा एसेट्स कौन कौन से होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आगे दो पार्ट में आते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल में। करंट एसेट्स क्या है, एक तो कैश फॉर्म में होंगे, या दूसरा कंडीशन क्या है, उनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उनको कंजम्पशन जब हम करते हैं और गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं तो उस टाइम पे करंट एसेट्स की कंजम्पशन होती है। एंड देन आपके पास आ गया फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते और जिनकी रिलाइजेबल वैल्यू भी नहीं होती है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है इक्विटी। सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विटी। अब देखते हैं इक्विटी क्या है। कहता है द टर्म इक्विटी रेफर्स टू ऑल द क्लेम्स और राइट अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज। यानी वो क्या है, इक्विटी क्या है, वो सारे क्लेम्स और राइट्स हैं
किसी भी कंपनी के जो कि उसके एसेट्स के रिगार्डिंग है। फॉर एवरी एसेट्स ऑफ द बिजनेस समवन हैज़ पेड फॉर इट और द अमाउंट इज पेबल टू समवन फॉर दिस। यानी वो कह रहा है कि किसी भी कंपनी के जब हम कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं तो उस परचेज की अमाउंट किसी न किसी ने पे की होती है, ठीक है, वो कोई ना कोई उसके लिए पे करता है या हमने वो किसी को पे करनी होती है, ठीक है। सो जो अमाउंट हम पे करते हैं, जिसको पे करनी होती है या जिसने पे की होती है, ये दो टाइप्स के होते हैं, वो क्या होती है, इक्विटी। द अमाउंट पेबल टू सच पर्सन्स इज कॉल्ड इक्विटी। यानी कि दो पर्सन्स होंगे, एक सपोज कर लो, अब अगर हम बात करते हैं एक पर्सन, जैसे आपके पास दो पर्सन है, एसेट परचेज किया है, सो एक ने अगर पे किया है, हम मतलब मैन्युफैक्चरिंग आपकी कोई भी फॉर्म है, सो उसके लिए आप सपोज मशीनरी लेके आए हो, सो मशीनरी के लिए कोई ना कोई पे करेगा, एक तो वो पर्सन हो जाएगा, दूसरा जिसको पे की है यानी जिससे हमने मशीनरी परचेज की है वो पेमेंट, दैट अमाउंट पेबल टू सच पर्सन्स इज कॉल्ड इक्विटी। यानी वो जो दोनों अमाउंट्स होंगी वो क्या होएगी, वो दोनों पर्सन्स जो को हम अमाउंट पे करेंगे वो होएगी इक्विटी। इक्विटी बेसिकली दो टाइप्स की होती है, ओनर्स इक्विटी एंड आउटसाइडर्स इक्विटी, ठीक है। अब ओनर्स इक्विटी को अगर हम जब ऐड करेंगे आउटसाइडर इक्विटी के साथ, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एसेट्स। यानी इस बंदे ने पे की थी, इस बंदे को पे की थी, यही आ गया द अमाउंट पेबल टू सच पर्सन्स इज कॉल्ड इक्विटी। यानी इन दोनों को जब हमने कोई एसेट्स परचेज करनी है तो ये पे करेगा, इसको पे की जाएगी, तो ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एसेट। अगर हम इसको सिंपल अकाउंटिंग वर्ड लैंग्वेज में देखें तो कैपिटल जो इन ओनर्स इक्विटी है प्लस लाइबिलिटीज़ जो आउटसाइडर्स इक्विटी है वो हमारे पास क्या है, एसेट, ठीक है। कैपिटल प्लस एसेट्स, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स। ये जो हमारी है इसको हम एक नाम से और जानते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसके रिगार्डिंग हम आगे देखेंगे, इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं हमारे पास कुछ, सो वो हम फर्दर देखेंगे। सो ये हमारा इक्विटी का टोटल कंसेप्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो है वो है एन अमाउंट ओइंग बाय अ पर्सन, जिसको हम डेटर बोलते हैं, टू अनदर अ क्रेडिटर पेबल इन मनी और इन गुड्स एंड सर्विसेज। यानी लाइबिलिटी क्या है कि जिससे आपने सपोज कोई सामान खरीदा है एंड देन उसको आपने अभी स्टिल पे नहीं किया, आपको लेटर ऑन फ्यूचर में पे करना होता है, तो उस केस में हमारी लाइबिलिटीज़ क्या है कि हमने उस पर्सन को जिससे हमने सामान खरीदा है, क्रेडिटर, उसको जब हम पे करनी है वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है। हम इसको अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो है लाइबिलिटी इज द अमाउंट विच अराइसेस एज अ रिजल्ट ऑफ परचेज क्रेडिट एंड थ्रू कैश बोरोइंग्स टू फाइनेंस द बिजनेस। यानी कि लाइबिलिटीज़ क्या है, जब भी हम कोई परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की किसी दूसरे से क्रेडिट बेसिस पे, उधार पे, या उससे कुछ कैश बोरो करते हैं यानी कैश उधार पे लेते हैं उसको बिजनेस को फाइनेंस के देने के लिए, बिजनेस में पैसा लगाने के लिए, सो वो आपके पास क्या आती है, लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे तक आपको लाइबिलिटीज़ का समझ आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं हम टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ विच में हमारे पास जो है वो हैं बेसिकली 3 लाइबिलिटीज़ आती हैं हमारे पास। पहली जो हमारे पास आती है वो है करंट लाइबिलिटीज़, नेक्स्ट जो हमारे पास वो है फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, एंड लास्ट में जो है हमारे पास वो है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। सो ये बेसिकली 3 लाइबिलिटीज़ है। अब हम देखते हैं सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। सो करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, जो हमारी अमाउंट जो हमने पेमेंट ड्यू देनी होती है किसी भी शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। नॉर्मली हम शॉर्ट पीरियड क्या करते हैं, 1 ईयर का, ठीक है। शॉर्ट पीरियड के लिए जब हम किसी से उधार लेते हैं और वो शॉर्ट पीरियड कितना होता है, लेस देन
1 ईयर। सो वो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारी करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है फिक्स्ड लाइबिलिटीज़। फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ क्या है, अब सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में अब कौन कौन से एग्जांपल आएंगे। ये हमारे पास आ जाएंगे जैसे हमारे क्रेडिटर्स, यानी जिससे हमने उधार लिए होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बिल्स पेबल, हमने लास्ट में किया है, अभी लास्ट वीडियो में हमने जो किया था पेबल्स का। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स आ जाते हैं हमारे पास। सो ये हमारे पास जो है वो क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ की टाइप्स हैं, जो कौन कौन से करंट लाइबिलिटीज़ होते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास फिक्स्ड लाइबिलिटीज़। फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है कि जब भी हम कोई चीज़ किसी से बोरो करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, दैट इज़ मोर देन 1 ईयर। सो वो क्या आती है, हमारी फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ आती हैं। इसमें हमारे पास कौन क्या क्या आ जाता है, लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं एक तो हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट जो उसके बाद आता है हमारे पास डिबेंचर्स आ चुके हैं, हमारे पास डिबेंचर्स आते हैं। एंड बाकी भी 2-3 जो आइटम्स हैं, बेसिकली ये जो हमारे पास हैं एग्जांपल्स, कंटीजेंट लॉन्ग टर्म लोन्स एक, उसके बाद हमारे पास आता है डिबेंचर्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कंटीजेंट लाइबिलिटीज़। अब कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं कि जिनको हमने विच मे और मे नॉट बिकम पेबल इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में पे हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है, कहता है फ्यूचर इवेंट्स may decide whether it is a really a liability or not. Due to their uncertainty, these are known as the contingent liabilities. ठीक है, अब contingent liability क्या है, वो फ्यूचर में हम पे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी उसकी अनसर्टेनिटी है, सर्टेन नहीं है वो, इसलिए उनका नाम क्या रखा है हमने, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ रखा है। सो ये है हमारे पास कंटीजेंट लाइबिलिटी। और इसको अगर हमने शो करना होता है तो हम क्या करते हैं, जब भी आप बनाओगे तो उसके फुट नोट पे, अकाउंट के फुट नोट पे हम शो करेंगे कि ये जो हमारे पास है ये कंटीजेंट लाइबिलिटी है। ठीक है, सो ये था हमारे पास जो लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ का है। अब थोड़ा सा सम है एक, वो मैं 2 सम है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसमें आपने सिर्फ क्या करना है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, 1-2 सम मैं डाल दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो उसके साथ मैं उसके आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा उस सम के, जो इस वीडियो के साथ मैं डालूंगा। सो आप ट्राई करना खुद से, अगर कोई प्रॉब्लम होगी देन हम फिर जब हम सोल्यूशन देखें, जब मैं डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो उसमें हम उसको जाके सॉल्व कर लेंगे। सो अब हम जो देखेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अब हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी अब जो हमारे पास जब भी आपकी कंपनी में जब भी आपने कोई गुड्स वगैरह तैयार करते हो तो उसकी कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कॉस्ट इतनी आई है। सो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक जितना भी आपके पास होएगा उसमें से ऐड होएगा आपकी परचेजेस, लेस होएंगी परचेजेस रिटर्न, उसमें ऐड करेंगे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी ये वो वाली अमाउंट जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पर यूनिट की या हमारे कॉस्ट कितनी हुई है, हमारा खर्चा कितना हुआ है किसी भी गुड्स को तैयार करने में। ठीक है, सो दोबारा से देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, ऐड होएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेस होएंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सो इसके लिए एक सम है बेसिकली, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से स्टेटमेंट उसकी चेक कर लेना। मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। बोल रहा है कि हमने इसमें क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 10,000 का, नेट परचेजेस है हमारे पास 95,000 की, एंड देन उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो है 15,000 के, क्लोजिंग स्टॉक है 20,000 का, एंड नेट सेल्स है 1,40,000 की। ठीक है, तो आप वो गुड्स देख लेना, आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसकी जो स्टेटमेंट होएगी आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। सो अब हम पहले निकालेंगे COGS। अब हम सबसे पहले निकालेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है यहाँ पे 10,000,
इसमें ऐड होएगा परचेजेस। अब हमें यहाँ पे दी हुई है नेट परचेजेस, यानी नेट परचेजेस का मतलब क्या होता है, परचेजेस में से रिटर्न्स लेस करने के बाद की अमाउंट हमारे पास जो दी हुई है वो हमारे पास गिवन है। यानी अब इसमें ऐड करेंगे हम नेट परचेजेस। नेट परचेजेस हमारे पास है 95,000 की। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं वो भी हो जाएंगे इसमें ऐड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे पास 15,000 के, ठीक है। सो अब यहाँ पे इसका टोटल कर लेते हैं। ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 5 5 10 9 10 11 12 1,20,000। अब इसमें से हम लेस क्या करेंगे, हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास है वो है 20,000, यानी 1,20,000 में से 20,000 अगर लेस करते हैं तो ये 1,00,000 हमारे पास क्या है, हमारा COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। हमारी इतनी कॉस्ट लगी है गुड्स तैयार करने में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस आपने ये फॉर्मेट याद रखना है, इसके अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है ग्रॉस प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता चल गया हमने COGS कैसे निकाला है, ठीक है। सो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितनी आपने सेल की है उसमें से आपकी जितनी भी कॉस्ट आई है सेल्स में, अगर हम कॉस्ट लेस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। यानी सेल क्या है, इतने में आपने चीज़ बेची है, कॉस्ट क्या है, इतने में आपने बनाई थी, यानी जितने में आपने बनाई थी उसको अगर हम लेस कर देंगे, जितने में आपने सेल किया है, आपने वो आगे सेल किया है, उन दोनों का डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट का जो है वो डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। अब हम उसी सम पे चलेंगे जो हमने पहले किया था। सो जिस पे हमने COGS निकाला था, अगर उसी में देखेंगे तो हमारे पास जो सेल्स जो हमारे पास दी हुई थी उसमें सेल्स थी हमारे पास नेट सेल 1,40,000 की, ठीक है। 1,40,000 की सेल दी हुई थी। अगर हम उसमें लेस करेंगे COGS जो कि हमने निकाला था 1,00,000, तो उसमें हमारे पास क्या है, 40,000 का हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। यानी हमने जो चीज़ बनाई थी 1,00,000 की वो हमने सेल किया 1,40,000 की। सो इसमें क्या है, 40,000 का हमारे पास क्या आ गया, बेनिफिट हो गया इसका 1,40,000 का। सो ये है बेसिकली हमारे पास COGS नेट प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो है हमारे पास वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास जो GP आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या हैं, ठीक है। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि बिजनेस को चलाने में बहुत हद तक सहायता करते हैं, ठीक है। यानी जिसके बिना बिजनेस हम नहीं चला सकते। जैसे शोरूम का रेंट हो गया आपके पास, आपने जो चीज़ तैयार की है उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको सैलरीज पे करनी, है आपकी फैक्ट्री का आपका जो कोई ऑफिस का रेंट आ गया वगैरह, वो सब कुछ आएगा, वो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। सो ग्रॉस प्रॉफिट में से जब भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर देंगे सो वो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट की अमाउंट हमारे पास आ जाएगी उसकी। सो ये था बेसिकली COGS हमने देख लिया कैसे फाइंड आउट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट देख लिया हमने कैसे फाइंड आउट करना है, नेट प्रॉफिट देख लिया हमने कैसे फाइंड आउट करना है। सो इसी के साथ आपका जो है वो इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स, वो समाप्त होता है यहीं पे, ख़त्म होता है वो। अब आपको कुछ आइडिया हो चला होएगा कि कॉमर्स अकाउंटिंग में जो कौन कौन से टर्म यूज़ करते हैं, COGS कैसे निकालते हैं, उसके बाद एक्सपेंसेस, एसेट्स कौन कौन से होती हैं, लाइबिलिटीज़ कौन कौन से होती हैं, इक्विटी इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली नेट प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। तो एक सम देख लेते हैं लास्ट में जाते जाते, जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा, आपको हिंट मिल जाएगा कि सम को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। सम की मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा इस वीडियो के, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। मैं रीड कर रहा हूँ उसको, एंड देन आप डिस्क्रिप्शन में उसको चेक कर लेना। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द सेल्स फॉर द ईयर 2010 एंड 11। यानी हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है, तो हमने उसमें से सेल्स निकालनी है, एंड देन
उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स निकालना है। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 30,000 का, परचेजेस दी हुई है 1 लाख की, एंड देन कार्टेज ऑन परचेजेस है 5,000 का, स्टॉक है 31 मार्च 2011 5,000 का, यानी अब ये जो हमारे पास स्टॉक दिया हुआ है हमने, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास, एंड देन जीपी दिया हुआ है कॉस्ट पे 25%। सो हमने COGS एंड सेल्स निकालनी है। सबसे पहले हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे हम यहाँ पे। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करोगे, ठीक है, आप पूरा लिखोगे ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 30,000, उसमें हम ऐड करेंगे परचेजेस जो कि है 1 लाख की, उसमें ऐड होएगा कार्टेज ऑन परचेजेस जो कि है हमारे पास 5,000 की। इसको हम अगर टोटल करेंगे तो ये आपके पास आता है 1,35,000, ठीक है। अब इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 25,000 का। सो ये हमारे पास आ गया 1,10,000 का COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। सो हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या निकालनी है, सेल्स। अब सेल्स के लिए इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या गिवन है, कहता है जीपी जो है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है 25% ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट COGS ये वाली कॉस्ट जो 1,10,000 आई है, इसका 25% जो है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। अब सेल्स के लिए हम कैसे निकालते हैं, सेल्स इज इक्वल्स टू, सेल्स हम कैसे निकालेंगे, COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। या हमने जैसे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे देखा था, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल्स में से अगर COGS लेस कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमारे पास COGS है, ग्रॉस प्रॉफिट है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी सेल्स। इसलिए अब COGS में ऐड करेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट जो कि है 25% ऑन कॉस्ट है हमारे पास 1,10,000 की। इसका 25% हम निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 27,500, ठीक है। अगर में हम COGS में 27,500 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,37,500 जो आपकी क्या आ गई, सेल्स आ गई है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हमने COGS कैसे निकाला है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू कैसे निकाली है, और ग्रॉस प्रॉफिट को जब हमने COGS में ऐड किया है तो 1,37,500 आपके पास जो है वो सेल्स आ चुकी है। सो ये बेसिकली यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंट से ख़त्म होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप वहाँ पे जाकर मुझे मेल कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में नीचे अपने जो आपकी क्वेरीज होंगी वो लिख सकते हो। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। बहुत जल्द एक न्यू चैप्टर की वीडियो लेके हाजिर होगा आपके सामने। तब तक के लिए आप इसको ट्राई कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जैसे भी आप लिखना चाहते हो वो लिख देना, या मेरी मेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके मुझे मेल कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको सोल्यूशन दे सकूँ उन चीज़ का। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।